Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 NCERT सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्राफ्टिंग कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट बनाया था जिस पे बाद में डिस्कशन हुआ था। The discussion of the draft constitution took place clause by clause। यानी जो डिस्कशन हुआ था वो हर एक क्लॉज के लिए हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग हुआ था। यानी सबसे पहले सेक्शन ए पे डिस्कशन होता था, फिर सेक्शन बी पे, फिर सेक्शन सी पे, और जब सब लोग मानते थे तभी किसी सेक्शन को अप्रूव किया जाता था। The members of the drafting committee completed the work in 114 days spread over 3 years। यानी उन्हें काम करने में 114 दिन लगे जो कि 3 साल तक मतलब खींचे थे। More than 2000 constitutional amendments were made। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मतलब आपको पता ही होगा, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। तो इससे 2000 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बने थे, यानी सेक्शंस को चेंज किया गया था। जो लेजिस्लेटिव बॉडी का सुप्रीम था वो कह दे रहा था ये लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब चेंजेस 2000 से भी ज़्यादा हुए थे। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। यानी हर एक डॉक्यूमेंट जो कि उस असेंबली में प्रेजेंट किया गया था उसको प्रिजर्व करके रखा गया था, और जो भी वहाँ के एक एक लीडर जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था उनमें से हर एक लीडर ने जो एक एक शब्द कहा है उस तक को रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही साथ उसे प्रिजर्व करके रखा गया है। और इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं और ये 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स में प्रिंट की गई हैं। These debates provide the reason behind every provision of the Constitution and are used to interpret the meaning of Constitution। अगर कोई भी मतलब फ्यूचर में कोई सवाल उठता है कि ये सेक्शन क्यों बना, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो हाँ हम सबूत में ले जा सकते हैं कि इसके खिलाफ ये डिस्कशन हुआ था। तो इस तरह से ये डिबेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविज़न है उसको इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं। Now let's see important members of Constituent Assembly। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पोर्टेंट मेंबर्स। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 1875 और 1950 में उनका देहांत हो गया था। वो जो थे एक लॉयर थे और साथ ही साथ वो लीडर थे बरदौली पीसेंट सत्याग्रह के। He was Deputy Prime Minister and Minister of Home Information and Broadcasting in the interim government। He played a decisive role in the integration of the Indian princely states। यानी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को मनाने में उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सरोजिनी नायडू, शी वॉज अ पोएट, राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। सरोजिनी नायडू को हम नाइट एंजल ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो थी एक पोएट थी, राइटर थी और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। शी वॉज अमंग द 4 मोस्ट वुमेन लीडर्स इन द कांग्रेस। यानी वो कांग्रेस की सबसे बड़ी 4 लेडीज में से एक थी। लेटर ऑन शी वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ यूपी, और बाद में उन्हें यूपी का गवर्नर बना दिया गया था, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर एट दैट टाइम। So who was she? She was Sarojini Naidu, Night Angel of India, a poet, a writer and also a political activist। She was among the 4 most women leaders in the Congress, okay, and she was the first lady governor of UP। Is it? It is। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इनके बारे में तो हम सब जानते हैं, हमारे प्रथम प्रेसिडेंट थे ये, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट यही थे। वो एक लॉयर थे और साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह में उनका जो रोल था उसके लिए वो जाने जाते थे। वो जो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 बार बन चुके थे और बाद में वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। उसके बाद हमें पढ़ना है HC मुखर्जी के बारे में। ही वॉज वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन थे। वो बहुत ही रेप्यूटेड ऑथर थे, एजुकेनिस्ट थे, साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर थे और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के मेंबर भी थे और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर थे। अब हम पढ़ते हैं कन्हैया लाल मनकी लाल मुंशी के बारे में।
तो वो जो थे वो एक एडवोकेट थे, हिस्टोरियन थे और साथ ही साथ लिंग्विस्ट भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन, यानी वो एक कांग्रेस लीडर थे और साथ ही साथ गांधीयन भी थे, यानी गांधी जी के मार्ग पे चलने वालों में से थे वो। Later he became the minister in the Union Cabinet and founder of the स्वतंत्र पार्टी, और बाद में वो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर बने और साथ ही साथ स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी वही थे। उसके बाद हमें पढ़ना है अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो वो जो थे वो एजुकेनिस्ट थे, ऑथर थे, थियोलॉजियन थे, साथ ही साथ अरेबिक के स्कॉलर भी थे। वो कांग्रेस के लीडर थे और साथ ही साथ जितने भी नेशनल मूवमेंट्स होते थे उस टाइम में उन सब में उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ही अपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिक्स ऐसी होती थी कि मुस्लिम को सेपरेट करने वाली, उसके वो खिलाफ थे। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट, यानी वो सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में। फिर हमें पढ़ना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी पूरे गवर्नमेंट के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो जो थे वो लॉयर थे और साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर भी थे और साथ ही साथ वो एक एडवोकेट भी थे। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वॉज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द पार्लियामेंट ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947, यानी 14 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब उन्होंने इस नाम की एक स्पीच डिलीवर की थी। To all the Indians who were now free from that colonial rule of British. उसके बाद हमें पढ़ना है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। वो जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, साथ ही साथ एक सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर थे और जो भी एक कास्ट डिविजन्स होते थे, जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ होते थे, उनके तो वो एकदम खिलाफ थे। वो जो थे पहले लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, और साथ ही साथ वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे। फिर हमें पढ़ना है टी कृष्णमाचारी के बारे में। तो वो जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, एक एंटरप्रेन्योर थे और साथ ही साथ कांग्रेस लीडर भी थे। बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने यूनियन कैबिनेट में। फिर हमें पढ़ना है बलदेव सिंह के बारे में। वो जो थे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे और साथ ही साथ वो पैंथिक अकाली पार्टी जो कि पंजाब की असेंबली की है वहाँ के लीडर भी थे और साथ ही साथ कांग्रेस के नॉमिनी भी थे और साथ ही साथ वो हमारे यूनियन कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर भी बने। फिर हमें पढ़ना है श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो वो जो थे वो इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट और लॉ तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है हिंदू महासभा में। लेटर ऑन ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ और बाद में वो भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट भी बने। फिर हमें पढ़ना है सोमनाथ लहरी के बारे में। तो वो जो थे एक राइटर थे, एक एडिटर थे और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी जो कि इंडिया की है वहाँ के लीडर भी थे और बाद में वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बने। फिर हमें पढ़ना है जयपाल सिंह के बारे में। तो वो जो थे एक्चुअली तो वो एक स्पोर्ट्समैन थे और साथ ही साथ वो एक एजुकेनिस्ट भी थे। वो कैप्टन थे पहले नेशनल हॉकी टीम के और बाद में वो फाउंडर भी बने आदिवासी महासभा के और साथ ही साथ झारखंड पार्टी के भी वो फाउंडर थे। फिर हमें पढ़ना है जी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। तो वो जो थी वो एक एडवोकेट थी और साथ ही साथ पब्लिक एक्टिविस्ट भी थी और ज़्यादातर वो वुमेन्स पार्टिसिपेशन के लिए ये एक्टिविटी करती थी। सी फाउंडेड द आंध्र महिला सभा एंड वॉज अ कांग्रेस लीडर, यानी उन्होंने आंध्र महिला सभा नाम की एक पार्टी को फाउंड किया और साथ ही साथ वो एक कांग्रेस लीडर भी थी। शी वॉज द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड और साथ ही साथ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की वो चेयरपर्सन भी थी। नाउ लेट्स सी गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। To understand the Indian Constitution properly, we need to understand its overall philosophy. यानी अगर हमें अपने संविधान को समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी फिलॉसफी के बारे में पता होनी चाहिए। अब फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसी भी थॉट या एक्शन का जो मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो कहलाता है उसकी फिलॉसफी। The philosophy of the Constitution can be understood by knowing the views
of some prominent leaders about our constitution as well as the preamble of our constitution। यानी अगर हमें फिलॉसफी को समझना है तो इसके लिए जो भी लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था हम उसके प्रियम्बल को देख सकते हैं। उन सब को देखने से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। नाउ लेट्स सी द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। The views of Mahatma Gandhi, Bhimrao Ambedkar and Jawaharlal Nehru about Constitution were, यानी इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या ख्यालात थे। सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर ज़्यादातर असेंबली के जो मेंबर्स थे वो उनके ही व्यूज़ को फॉलो करते थे। इन 1931 he had expressed himself in his magazine Young India that he wanted to frame a constitution that provides an effective voice to the poor and underprivileged। पर फिर भी उनका एक आइडिया जो है उनके मैगजीन यंग इंडिया में लिखा हुआ है, उनका आइडिया ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसमें जो इफेक्टिव वॉइस होनी चाहिए वो गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए होनी चाहिए। He wanted the constitution to promote harmonious living of all communities in the country। यानी वो ये भी चाहते थे कि एक कंट्री में जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती हैं सब अच्छे से हारमोनी के साथ रहें। It prohibits untouchability, use of intoxicating drinks and drugs in the country। यानी जो भी नशीली पदार्थ है इन सब का इस्तेमाल ना किया जाए और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी भी यहाँ पे प्रैक्टिस ना की जाए। इट शुड गिव इक्वालिटी टू वुमेन विथ मैन, और मैन के साथ साथ वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। फिर हमें पढ़ना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ये चाहते थे कि सबको पॉलिटिकल, सोशल और साथ ही साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मिले। उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ही फियर्ड दैट इफ वी एनी इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ फॉर लॉन्ग डेमोक्रेसी विल बी इन ग्रेट डेंजर। यानी उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने बहुत टाइम तक इक्वालिटी को इग्नोर किया कि सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी ना हो तो जो हमारा डेमोक्रेसी है वो डेंजर में पड़ सकता है, तानाशाही इन सब के शिकार हम बन सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू वांटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। एंड ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। वो चाहते थे कि गरीबी खत्म हो और साथ ही साथ डिसीजेस पे भी कंट्रोल हो। ही वॉन्टेड ऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स टू डिसीजेस देमसेल्व्स टू द सर्विसेज ऑफ सोसाइटी। यानी वो ये चाहते थे कि सारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो सोसाइटी के लिए सर्विस करें। Now let's say philosophy of the Constitution. The values that inspired and guided the freedom struggle form the foundation of India's democracy। यानी जो भी वैल्यूज़ या जो भी गाइडेंस मिली थी हमें फ्रीडम से उन्हें सब ने इंडिया के डेमोक्रेसी की भी फाउंडेशन की। इन वैल्यूज़ में छोटे छोटे स्टेटमेंट्स और बेसिक वैल्यूज़ थे जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनके मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच बिगिंस विथ अ प्रियम्बल। और ये जो प्रियम्बल हमें इंस्पायर किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनका जो मॉडल बना था उसमें प्रियम्बल जो था इसी वजह से हम भी इंस्पायर्ड हुए। द प्रियम्बल प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यानी प्रियम्बल जो है उससे हमें अच्छे से पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या लॉ लिया है, क्या एक्शन लिया है, ये सब। और इससे ये भी पता चल जाता है कि वो अच्छा है, ये खराब है, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल यानी कह सकते हैं आत्मा है, उसकी जान इसी में है। नाउ लेट्स सी द प्रियम्बल। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। यानी जो प्रियम्बल है ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर कोई पोएम है। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच वी इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। यानी इसमें वो फिलॉसफी दी गई है जिसकी वजह से सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारा बना था। अब भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो इस तरह से दिया हुआ है, मैं भी आपको रीड करके सुनाती हूँ। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief,
faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So this was the preamble of Indian Constitution. Now let's come to our next topic, which is institutional design. A कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेसेस द वैल्यूज़ एंड फिलोसफी इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो भी वैल्यूज़ या फिलोसफी होती है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में बटी हुई होती है, और ज़्यादातर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी अरेंजमेंट में डिटेल्ड है। The Constitution describes the institutional arrangement in legal language, यानी लीगल लैंग्वेज में वो उसे डिनोट करता है। The makers of the Constitution made a provision for making amendments to Constitution from time to time. यानी जो Constitutions के makers थे उन्होंने एक provision भी दिया था कि आप समय के साथ amendments बना सकते हैं, और यही changes जो है उन्हें हम Constitutional amendments कहते हैं। अब अपने काम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री, यानी इलेक्शंस। दूसरा जो है ये डिफाइन करता है कि किसको कितनी पावर मिलेगी और किसको हक है कि वो डिसीजन ले सके। तीसरा जो है, इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू by providing some rights to the citizen and they cannot be violated, यानी इससे जो है वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट मिलती है। गवर्नमेंट को कुछ राइट्स गवर्नमेंट को तो कुछ हक मिलते ही हैं, पर साथ ही साथ जनता को भी कुछ राइट्स मिलते हैं कि अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो वो उसको गलत कर सके। सो दिस वॉज फॉर टुडे। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।